तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी किल को, जो कि बहुत चर्चा में रही अपने एक्शन सीन्स की वजह से और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं, तो सबसे ज्यादा वोट इसे ही मिले, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फिल्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 अगस्त को औरों में कहा दम था मूवी आने वाली है। इस फिल्म के मेन लीड में है अजय देवगन और तब्बू और ये रोमांटिक फिल्म होने वाली है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है कि मेरा दूसरा चैनल भी है एक्सप्लेन्ड बाय फिल्मी चीटी के नाम से। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो उसी पर आएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ को देखते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद लौटा है एक मिशन से। जब वो अपना फोन ऑन करता है तो उसकी प्रेमिका तुलिका सिंह के खूब सारे मैसेजेस पड़े हुए थे, जिसमें वो बताना चाह रही थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और कल ही उसकी सगाई है। अमृत अपने दोस्त वीरेश, जो कि वो भी आर्मी में ही था, उसके साथ पहुंच जाता है रांची, जहां तुलिका की सगाई होनी थी, और उससे कहता कि चलो भाग चलते हैं। तो तुलिका कहती कि मेरे पापा बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं, वो मार डालेंगे हम दोनों को। अमृत कहता है तुम मेरे साथ जीने के लिए क्या मरी नहीं जा रही? तो तुलिका कहती कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है, हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन राठौड़। ये सुनकर अमृत तुलिका को भगा ले जाने का मिशन कैंसिल कर देता है। थोड़ी देर बाद अमृत को तुलिका का मैसेज आता है कि वो कल ट्रेन से दिल्ली निकल रही है, तो वहीं मिलते हैं। अब हम फनी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि पेट्रोल पंप में काम करता है। वो स्टेशन जाके एक ट्रेन में चढ़ जाता है और साथ में उसके जानने वाले कुछ और लोग भी चढ़ते हैं। फनी के पिता बेनी कॉल करके गुस्साते हैं कि फोन जब उठाना नहीं होता तो रखते क्यों हो? हम क्रॉसिंग पर खड़े हैं, आधे घंटे हैं तुम्हारे पास, बोगी नंबर क्या है बताओ। फनी की नजर तुलिका पर पड़ती है तो वो उससे ही पूछ लेता है बोगी नंबर, एकदम मुस्कुराते बल खाते हुए। अमृत तुलिका को दिल्ली में मिलने वाला था, लेकिन वो ट्रेन में ही आ जाता है उससे मिलने और उसे वॉशरूम के अंदर ले जाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो तुलिका खुशी खुशी उसे हाँ कह देती है। अमृत के साथ उसका दोस्त वीरेश भी आया हुआ था और फिर अब तुलिका और अमृत के बीच मैसेजेस में बातें हो रही होती हैं। सोहेल नाम का एक लड़का उनसे कहता है कि आप आर्मी में हो ना? मेरा भी बहुत मन है आर्मी में जाने का, लेकिन मेरी मम्मी मुझे जाने ही नहीं दे रही। रात में तुलिका की बहन आहाना को सुसु आ जाती है, तो मम्मी कहती है कि बॉडीगार्ड विराट को ले जाओ, लेकिन वो नहीं ले जाती और खुद ही चली जाती है अकेले वॉशरूम। कुछ लोगों को फोन में मैसेज आता है तो वो सब उठ खड़े होते हैं और सेम टाइम पे फनी को भी मैसेज आता है। फनी एक पुलिस वाले से बतिया रहा था, तो मौका देख उसके सर पर हंसियां मार उसकी खोपड़ी खोल देता है। 2-3 आदमी जैमर सेट कर देते हैं ताकि कोई कहीं भी कॉल या मैसेज ना कर पाए। बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है वो लोग बंद करके ताला लगा देते हैं ताकि कोई बीच वाली बोगियों में आ ना पाए। जो लोग चढ़े थे फनी के साथ ट्रेन में, वो सबको मारते पीटते हुए लूटपाट शुरू कर देते हैं और मेन आदमी फनी था और अब समझ में आता है कि ये सब डकैत हैं। फनी को तुलिका फिर से दिख जाती है तो वो उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगता है, तो उसके पिता कहते हैं कि पूरी झारखंड की पुलिस तुमको ढूंढ के मारेगी, समझे? तमीज में रहो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे उलझ रहे हो। फनी के चाचा बताते हैं कि शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक बलदेव सिंह ठाकुर है ये, उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचाने आता है। तो फनी तुरंत उसका गला काट उसे मार डालता है। फनी कहता है ये तो जैकपॉट लग गया भाई, इन्हीं को लेके उतरते हैं, फिर माला माल हो जाएंगे हम। वो लोग अमृत और वीरेश को भी लूट लेते हैं, पर दोनों कुछ नहीं करते, बस देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। मौका देख दोनों लोग तुलिका की बोगी में जाने के लिए निकल लेते हैं। फनी तुलिका के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी अमृत वहां आ जाता है और उसको एक लात मारता है। फनी का चाचा तुलिका की माँ को मारने जा रहा था, लेकिन इससे पहले वीरेश चाकू घोंप के उसे मार डालता है। अमृत फनी और उसके चचेरे भाई रवि को अच्छे से धोता है और कहता कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, तो वो उस वक्त वहां से चले जाते हैं। चैन उन लोगों ने काट दी थी, तो चैन खींच के ट्रेन नहीं रुक सकती थी। आहाना अभी तक वॉशरूम से नहीं लौटी थी, तो अमृत उसे ढूंढने जाता है और तुलिका के परिवार को भी साथ ले जाता है ताकि उन पर फिर से हमला ना हो। फनी और आदमियों के साथ वापस आता है चाचा के पास, जो कि मर चुके थे। अमृत तुलिका और उसके परिवार को दूसरी तरफ भेज देता है। सब गुंडे कहते हैं कि बेनी भैया को बताना होगा कि उनका भाई मर गया। तो फनी कहता कि कोई भी पापा को कॉल नहीं करेगा और न ही कोई उन्हें मारेगा, उनको मारेगा तो सिर्फ चाचा का बेटा रवि ही। रवि गुंडों के साथ आगे बढ़ता है अमृत और वीरेश को मारने के लिए, लेकिन ये दोनों ऐरे गहरे नहीं आर्मी कमांडो थे, तो वो इन सबको पीटना शुरू करते हैं बिना देखे कि किसका
को कहाँ लग रहा है। फनी एक बच्चे को बंदी बना लेता है तो उनको रुकना पड़ता है और फिर फनी वीरेश पर गोली चला देता है जो कि उसके कंधे पर जा लगती है। जहाँ गोली लगी फनी वहीं पर चाकू भोंक देता है और फिर उसको बंदी बना के अपने साथ लेके चला जाता है। अमृत ने रवि को पकड़ लिया था तो तुलिका के पिता के साथ मिलकर अमृत रवि को बांध के गेट से लटकाते हुए सब उगलवा लेता है कि कितने लोग हैं, किस किस बोगी में हैं। करीब 36 लोग थे वो। B1, A1, A2 और A3 कोच पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। आहाना B1 बोगी में थी और बाकी लोगों की तरह बैठी हुई थी डरी सहमी हुई। उस बोगी का जैमर बंद करके वो बेनी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं और क्रॉसिंग आने पर ट्रेन की चैन खींच ट्रेन स्लो कर देते हैं तो बेनी और भी लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। अमृत रवि को अंदर करके गेट बंद कर लेता है ताकि वहां से न चढ़ पाए। बेनी वीरेश को लातों से मारते हुए उसे गोली मारने जा रहा होता है तो फनी उसे रोक लेता है और कहता कि चाचा बलदेव सिंह की वजह से मरे हैं। फनी सामने से जाने के बजाय ट्रेन के ऊपर से चढ़ के वहां जाने की कोशिश करता है जहां अमृत था। ट्रेन की रफ्तार जब तेज हो जाती है तो अमृत रवि को फिर से लटका देता है। अमृत तुलिका को चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। पिताजी को थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया था कि इनके बीच कुछ तो है, पर माहौल ऐसा था कि इस बात पर बात करना अभी जरूरी नहीं था। तुलिका अमृत से कहती कि प्लीज आना को ढूंढ के ले आना, जान है वो हमारी। अमृत वादा करता है कि वो उसे ढूंढ के ले ही आएगा। पिताजी बोगी के बीच वाला गेट बंद करके ताला लगा लेते हैं ताकि इधर कोई आने ना पाए और अमृत उधर साइड जाने लगता है वीरेश और आहाना को वापस लाने। 6 लोग आते हैं अमृत को घेर के मारने तो अमृत उन सबको मारते जा रहा था और उसे भी चोटें लग रही थी। फिर वहां आता है एक हट्टा कट्टा बड़ा सा आदमी जिसका नाम था सिद्धि। तो वो अमृत को बहुत मारता है और उसे पकड़ के बेनी के पास लेके चला जाता है। पिताजी तुलिका से कहते हैं कि बताया क्यों नहीं हमें इस लड़के के बारे में। तो तुलिका मुंह बना के कहते कि बता के क्या करते, कर तो लिया ना सगाई जहाँ बोले। बेनी अमृत को मुक्के पे मुक्का मारे जा रहा होता है कि तभी हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वीरेश गुंडों को मारने लगता है तो मौका देख अमृत भी लग जाता है उनको कूटने में। बेनी वीरेश को मार नहीं जा रहा होता है कि तभी सोहेल उसका हाथ पकड़ लेता है तो बेनी उसे मारने लगता है तो उसे बचाने उसका दोस्त आरिफ आ जाता है। वीरेश को सिद्धि धर लेता है और उसे पीटने लगता है। सिद्धि आरिफ को चाकू घोंप उसे बेरहमी से मार डालता है बेवजह। इतने ज्यादा खूंखार दरिंदे डकैत थे ये लोग कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे और उस बेचारे मासूम बच्चे को मार दिया। वीरेश सिद्धि को मारने लगता है तो बेनी पीछे से हंसिया से उसके कंधे पर हमला कर उसे मारने जा रहा होता है लेकिन तभी अमृत उसे मुक्का मार के किनारे कर देता है। अमृत को बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है कि उन्हें बचाने के चक्कर में नौजवान लड़का मारा गया लेकिन तभी पीछे से वीरेश आकर अमृत का सर लड़ा देता है। उधर फनी को रवि दिखाई पड़ता है टंगा हुआ तो उसी गेट से वो अंदर घुस जाता है। सोहेल हंसिया उठा सिद्धि के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर सिद्धि हंसिया छीन उसे मारने जा रहा होता है लेकिन अमृत हिम्मत जुटा के सिद्धि से लड़ते हुए उसे बचा लेता है। सिद्धि अमृत का गला दबा दे रहा था तो अमृत उसकी उंगली तोड़ देता है और तब जाके वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। पिताजी फनी पर हमला करते हुए तुलिका को चाबी दे देते हैं तो तुलिका गेट खोलकर भाग जाती है पर फनी उसका पीछा करता है। सिद्धि कमजोर पड़ा लेकिन फिर से पट्टी बांध अमृत से भिड़कर उसे जकड़ लेता है। तुलिका उस बोगी तक आ जाती है जहाँ अमृत था लेकिन पीछे से फनी आ जाता है। तुलिका को नहीं आता था किसी को मारना लेकिन वो फिर भी उल्टा सीधा चाकू चलाने लगती है तो फनी को चाकू लग जाता है तो फनी गुस्से से एक छोटा चाकू उसके पेट में घोंप देता है। फिर चाकू से उसके पीठ पर उसके गले पर हमला करते हुए उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अमृत रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है, पागल हो रहा होता है उसे रोकने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसका प्यार, उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। यह हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अमृत को जब होश आता है तो देखता है कि उसे वीरेश और सोहेल को पकड़ के रखा हुआ है और ट्रेन से फेंकने वाले हैं। पिताजी भी सदमे में चले गए थे। फनी अपने मामा से कहता कि इनकी फैमिली को ढूंढो और 5 मिनट के अंदर हमें उतरना है। अमृत को तुलिका के हाथ की छाप दिखाई पड़ती है खून से सनी हुई तो उसका खून खौल उठता है कि कितनी बेरहमी से उसके प्यार को मार डाला। अमृत तुरंत एक गुंडे की मुंडी मरोड़ के उसे मार डालता है और दूसरे गुंडे को चाकू भोंक के खत्म कर देता है। और गुंडे आते हैं तो वो उन सबको चाकू से मार मार के उनके शरीर में एक्स्ट्रा छेद कर डालता है। वहाँ रवि आता है उसे मारने पर फनी उसे लेके चला जाता है क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अमृत के सामने जो आएगा वो बचेगा नहीं। अमृत एक गुंडे के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार मार के उसके मुंह का कचुम्बड़ बना देता है। फिर आगे बढ़ते हुए फनी के मामा के पास पहुंच जाता है और वहाँ भी
गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। एक गुंडे के मुंह में तो फायर एक्सटिंग्विशर की पाइप डालकर उसे चलाते हुए उसकी आत्मा बाहर निकाल देता है अमृत। मामा कुछ बोल पाते उससे पहले अमृत चाकू फेंक के मारता है, जो कि उनके सीधे मुंह के अंदर जाके घुस जाती है। वीरेश बुरी तरह घायल था, फिर भी वो गुंडों से लड़ने में लगा हुआ था, तो अमृत उसकी मदद करते हुए उसे बचाता है। बेनी फनी से कहता कि तुम जानते भी हो उस लड़की को मार के तुम क्या किए हो। बलदेव अब हमें छोड़ेगा नहीं, उनमें से एक को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, सबको मारना होगा। फनी कहता कि बलदेव को कोई नहीं मारेगा, वो हमारा जैकपॉट है, उसको पकड़ेंगे, फिरौती मांगेंगे, फिर मार डालेंगे। ऐसे ही सबको मार दिया तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे पापा, समझो बात को। माँ और दादी को जब पता चलता है कि तुलिका अब नहीं रही तो वो फूट फूट के रोते हैं। उन्हें देख के और सब कुछ सोच के अमृत को भी रोना आ जाता है। अमृत को याद आता है वो वादा जो उसने तुलिका से किया था कि वो आना को ढूंढ कर लाएगा। उसे रस्सी लटकी दिखाई पड़ती है जिससे फनी यहाँ तक आया था, तो वो भी ऊपर के रास्ते से उन तक पहुँचने का सोच लेता है। वीरेश भी साथ चलने को कहता है पर उसे वो वहीं रुकने को कह देता है। फनी और उसके गुंडे लोग सबको मार मार के पूछ रहे होते हैं कि उनके साथ कौन कौन था। आना वही मौजूद थे पर अपना मुंह नहीं खोलते। वो लोग आम नागरिक के बीच अपने गुंडों को बैठा देते हैं। अमृत लोगों के बैग से सामान ढूंढ रहा होता है कि कुछ काम आ जाए लड़ाई में, तो उसे एक लाइटर और एक लाइटर फ्लूइड की बोतल मिलती है। तभी कुछ आम लोग वहां आते हैं अपनी जान बचा के, जिसमें गुंडे भी शामिल थे, पर अमृत को पता नहीं था तो वो उन्हें दूसरी तरफ जाने देता है। फनी के मामा जिसके मुंह में अमृत ने चाकू घोंप दिया था वो सिद्धि के पिता थे, तो जब पता चलता है उसे कि वो मारे गए तो उसका खून उबाल मार जाता है। सोहेल को गुंडे के पास बंदूक दिखाई पड़ती है तो गुंडा हमला कर देता है, लेकिन अमृत उन दोनों को ढेर कर देता है। बारी बारी एक के बाद एक सब मरते जा रहे थे, तो अब गुंडों की फटने लगी थी, तो वो कहते कि हमको नहीं लड़ना उससे, हमको ट्रेन से उतर जाने दो। उनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती है, तो बेनी कहता कि उतर के क्या तुम लोग बच जाओगे। बलदेव ट्रेन के अंदर असहाय कमजोर बेचारा मामूली यात्री है, लेकिन अगर वो उतर गया तो हम में से एक एक को चुन चुन के मरवाएगा। तो अब सोच लो उतरना है कि नहीं। जितने भी जहां जहां घाव लगे थे अमृत खुद की मलहम पट्टी करता है और फिर निकल जाता है ऊपर के रास्ते से उन तक पहुंचने के लिए। अब ये लोग आम लोगों को अपनी ढाल बना के आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो उन्हें एक बोगी में कुछ ऐसा देखने मिलता है जिससे कि उनकी फटके चार हो जाती है। पूरी बोगी में लाशें ही लाशें लटकी हुई थी, जैसे किसी भूतिया महल में आ गए हों। सिद्धि जब अपने पिता को लटका देखता है तो रो पड़ता है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ तो इससे भी बुरा कुछ होना चाहिए था, ऐसा फील होता है हमें। अमृत ने बीच का गेट बंद कर दिया था, तो इधर साइड वो जा नहीं सकते थे, और उधर साइड अमृत पहुंच जाता है उनकी मौत बनकर और गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। बेनी फनी को समझा रहा होता है कि अब कुछ गड़बड़ मत करना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर फनी अपने मन की ही करने वाला था। अमृत उस बोगी में पहुंच जाता है जहाँ सोहेल की माँ थी, तो उनको बता देता है कि सोहेल सुरक्षित है। वहाँ डकैत का एक गुंडा आम नागरिक बन के बैठा हुआ था, जो कि सब सुन रहा था। अमृत सबसे पूछता है कि एक बच्ची को देखा है क्या, तो लोग बताते हैं कि हाँ एक बच्ची थी, लेकिन डाकू उसे और बाकी लोगों को उठा के दूसरी बोगी में लेके चले गए हैं। वहाँ दो गुंडे आ जाते हैं, तो अमृत चाकू लेके उनको चीर फाड़ देता है। सोहेल और आरिफ की माँ अमृत के साथ गुंडों से लड़ने को तैयार हो जाती हैं, तो मौका देख गुंडा भी कहता है कि मैं भी चलूंगा। उधर वीरेश और पिताजी कपड़ों में आग लगा देते हैं ताकि किसी को दिखे वो आग तो कोई कुछ करे, तो रेलवे के एक आदमी को आग दिखाई पड़ जाती है, तो वो तुरंत ट्रेन में बैठे टीटी को सूचित करता है, तो वो पुलिस लेके निकलता है और पहुंच जाता है वीरेश लोगों के पास। तो वो पूरी बात बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बेनी ट्रेन की चैन खींच ट्रेन रुकवाता है ताकि फनी और दो चार लोग उतर के दूसरी बोगी में जा सकें, क्योंकि बीच का गेट बंद था, लेकिन पुलिस उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है, तो वो लोग जंगल में छिप जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, तो फनी मौका देख ट्रेन में फिर से चढ़ जाता है। मतलब पहले अमृत था, फिर बेनी और सिद्धि लोग, फिर वीरेश लोग और फिर फनी। अमृत गुंडों को मारते हुए उनकी ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसका फिर से सामना होता है सिद्धि से। अमृत और सिद्धि दोनों ही गुस्से से भरे हुए खून के प्यासे थे, क्योंकि दोनों ने ही अपनों को खोया, तो दोनों लोग भयंकर तरीके से भिड़ जाते हैं एक दूसरे को मार डालने के लिए। सिद्धि अमृत पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी दोनों माएं हॉकी लेकर उसको मारने लगती हैं, और इतना मारती हैं कि उसका भेजा खोल डालती हैं। इसी ने आरिफ को मारा था और अब उसकी माँ ने उसे मार के बदला ले लिया। गुंडा खड़े खड़े देख रहा होता है और उसकी जरा से भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो कुछ बोले उनको।
रोकता तो उसका भी ऐसा ही हाल होता। बैनी और उसके साथियों को जब खबर लगती है कि सिद्धि भी मर गया तो रोने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। ये सब जो इतना गुंडे बने फिर रहे थे वो सब भीगी बिल्ली बन के कहते हैं कि अब उतर जाते हैं, हम लोग नहीं मारे जाएंगे। बेनी का माथा फिर जाता है तो उतरने के बजाय यात्रियों को ढाल बना के वो अमृत की ओर बढ़ने लगता है। वीरेश और पुलिस गेट खोलती है तो 2-4 गुंडे आम लोगों को बंदी बना के खड़े थे और उसमें आहाना भी थी। पुलिस और वीरेश उन गुंडों को मारने में कामयाब हो जाती है और आहाना बच जाती है। अब वहाँ आ जाता है फनी और उन दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। उधर अमृत एक बोगी में अंधेरा कर देता है तो जब बेनी वहाँ आता है तो वो उसके पेट में चाकू घोंप देता है। रवि डरते डरते उस अंधेरे में अमृत को ढूंढ रहा होता है तो अमृत उस पर हमला करके उसकी गर्दन ही उसके शरीर से अलग कर देता है। एक गुंडा आदमी अमृत के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जो गुंडा आम नागरिक बना पड़ा था वो अब उनके साथ मिल जाता है। वीरेश की हालत नहीं थी कि वो लड़ सके, फिर भी वो खड़ा होता है उनसे लड़ने के लिए क्योंकि उसने यही सीखा था। तो वो उनसे भिड़कर 2 गुंडों को मार गिराता है और फनी को भी चोट पहुंचाता है, लेकिन फनी उसे मार डालता है। बेनी अमृत को बंदी बनाकर ले आता है तो अमृत देखता है कि उसने उसके दोस्त को भी मार डाला। अमृत गुस्से से पगला जाता है और वो गुंडे और फनी को मारते हुए बेनी के मुंह में लाइटर फ्लूइड डालकर आग लगा देता है और बेनी घोस्ट राइडर बनते हुए दर्दनाक मौत मरता है। अब अमृत एक हथौड़ा लेता है और उससे सबको मारता है। जो गुंडे बच जाते हैं वो इतना सहम गए थे कि वो चलती ट्रेन से कूद जाते हैं और मारे जाते हैं। फनी की भी अब थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो जाती है मौत को अपने सामने देखकर। तो वो कहता है कि ऐसे कौन मारता है बे, हम तो खाली तुम्हारे 4 को मारे, तुम तो हमारे खानदान के 40 को मार दिए। रक्षक नहीं हो तुम, राक्षस हो तुम, राक्षस। फनी छोटी चाकू लेके अमृत पर हमला कर उसे लगातार चाकू मार मार के एकदम जख्मी कर देता है। फनी कहता ऐसे ही सेम टू सेम मारा था तुम्हारी सोल्जरनी को, देखे ना कैसे तड़पी थी वो। अमृत उसके पैर में हथौड़ा मार उसके पैर तोड़ता है और फिर मुंह तोड़ता है। फिर उसके ऊपर चढ़ के मुक्के मार मार के तुलिका को याद करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है और वहाँ कमांडर आ जाते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अमृत बाहर जाके सीट पर बैठ जाता है। हजारों चोटें आई थी, खून से लथपथ हो चुका था वो। उसे अपने बगल में तुलिका दिखाई पड़ती है जो कि मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख के उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है, हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन राठौड़। तुलिका अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी, उसकी यादों में जिंदा रह के। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से एक्शन और सिर्फ एक्शन से भरी हुई है और मुझे लगा था कि मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा इसमें। और जब ऑडियंस पोल डाला तो कुछ लोगों ने भी कहा कि ये थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा वोट इसे ही मिले तो यही मेरा टास्क बन गया और मुझे एक्सप्लेन करना ही था और अब मैंने कर भी दिया, जो कि आपने सुन भी लिया। मूवी की कहानी देखी जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है बल्कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन ये फिल्म कहानी के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर जो एक्शन सीन्स हैं उसे देखने के लिए बनी है। ऐसा एक्शन आज तक शायद ही किसी इंडियन फिल्म में देखने मिला हो और ये इतनी तगड़ी है कि इसका हॉलीवुड में रीमेक बनने जा रहा है, जिसे बनाने वाले हैं $1 बिलियन कमाने वाली जॉन विक मूवी के प्रोड्यूसर्स। लूप होल्स की बात करी जाए तो बलदेव साहब इतने अमीर आदमी थे तो उन्होंने ट्रेन से वापसी करना ही क्यों चुना? वो फ्लाइट से जा सकते थे आराम से। तुम अमीर आदमी हो यार, तुमने ट्रेन क्यों चुना? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन या मजबूरी दिखानी चाहिए थी कि उनको मजबूरन ट्रेन से जाना पड़ रहा है। जितना उन्हें बताया गया है कि वो कितने पावरफुल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना अमीर और पावरफुल आदमी ट्रेन से सफर करता होगा, वो भी सेकंड एसी में। खुद की महंगी गाड़ी या लंबे सफर के लिए प्लेन का ही यूज करते हैं अमीर लोग, वो भी बिजनेस क्लास वाली प्लेन टिकट। पिताजी को देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि अगर तुलिका अमृत के बारे में उन्हें कुछ बताती तो वो गुस्सा होते या कुछ कर डालते। अमृत कोई छपरी आवारा ऐरा गरा लड़का नहीं था, एनएसजी कमांडो था और दिखने में भी बढ़िया था, तो पिताजी शायद मान ही जाते। पर हमें पिताजी के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया कि उनका नेचर कैसा है, कैसा बर्ताव करते हैं वो। जितना देखा उससे तो यही लगा कि मान जाते अगर बात करते तो। एक बात ये भी समझ नहीं आई कि ये ट्रेन नॉन स्टॉप वाली थी क्या, कि कहीं रुकी नहीं रही थी। और एक और बात की जो पुलिस मौजूद रहती है ट्रेन के अंदर, वो चक्कर लगाती रहती है रात में, तो क्या सब सो रहे थे क्या घोड़े बेच के? बेनी को चढ़ाने के लिए चैन खींच के ट्रेन रुकी गई, तो क्या पायलट को नहीं दिखा कि ये सब हो रहा है? जब ऐसे चैन
खींच के ट्रेन रोकी जाती है तो ऑफिसर्स जरूर देखते हैं कि किसने चैन खींची, पर किसी ने देखा ही नहीं। आज के टाइम में ऐसे डकैती भी नहीं होती ट्रेन में, तो कुछ और सोचना चाहिए था इसके बजाय। मूवी के कर्ता धर्ता निखिल नागेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1995 में उन्होंने डकैती होते देखी थी असलियत में, तो वहीं से उन्हें यह आइडिया मिला। पर शायद वो ये भूल गए कि वो 1995 था और ये 2024 है, तो अब ये सब ना के बराबर ही होता है। फिल्म का नाम पहले आघात रखा गया था, फिर बाद में किल नाम हो गया। एक्शन की बात करें तो काफी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, जो कि सब कुछ रियल लगता है। प्रोस्थेटिक मेकअप का भी खूब इस्तेमाल हुआ है, तो तारीफ तो उनकी भी बनती है। सिनेमेटोग्राफी भी एकदम टॉप नॉच है। टाइट स्पेसेस में कैमरा एंगल सेट करना, लाइट एकदम दमदार रखना, इस तरह से शॉट लेना कि हमें भी फील हो कि वहां हम भी हैं, तो ये काम काफी बेहतरीन तरीके से किया गया है। एक शॉट में गड़बड़ी दिखी कि विराट को भी ट्रेन में चढ़ना था, पर वो खड़ा हुआ था, तो कैमरे के पीछे से किसी ने उसे इशारा किया, तब उसे याद आया कि उसे भी चढ़ना है। अच्छा हुआ इसमें कोई गाना नहीं है। तुलिका की याद में या अमृत के ख्यालों में घुसकर एक रोमांटिक या दर्द भरा गाना अगर डाल दिया जाता तो पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता। तो शुक्र है कि ऐसा नहीं किया गया। चाकू चलने की आवाज, कुछ कटने की आवाज, ट्रेन की आवाज, फटने की आवाज, मुक्के लात की आवाज, ये सब साउंड इफेक्ट्स ना हो तो एक्शन एकदम फीका सा लगेगा। तो फिल्म में एकदम सही जगह, सही मात्रा में सही साउंड इफेक्ट यूज किया गया है, और म्यूजिक भी काफी अच्छा है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यहाँ म्यूजिक और साउंड डिजाइन करने वाले भी तारीफ के पूरे हकदार हैं। एक्टिंग की बात करें तो ये लक्ष्य की पहली फिल्म है, और पहले में ही उन्होंने अपने एक्टिंग और एक्शन से झंडे गाड़ दिए हैं। वो यही नहीं रुकने वाले, आगे तक जाने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे तक जाएं भी। राघव भाई विलन के रूप में एकदम खतरनाक दिखे, और उनका रोल भी लोगों को काफी पसंद आया। और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, उन सबका काम बढ़िया रहा। वैसे सोचा जाए तो इस मूवी का प्रीक्वल या सिक्वल भी बनाया जा सकता है। प्रीक्वल कुछ इस तरह की एज NSG कमांडोज को दिखाया जाए, किसी मिशन पे भेजा जाए उसे, और वहाँ वो दुश्मन को धोए। या फिर सिक्वल ऐसा हो सकता है कि फनी के और जो रिश्तेदार हैं जो कि डकैत हैं, वो अमृत को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाएं, तो फिर अमृत उनको धोए। तो देखते हैं कि कभी इसका अगला भाग आता है या नहीं। सबसे फनी सीन तो ये लगा कि भाई साहब ट्रेन के वॉशरूम में कौन प्रपोज करता है यार, मतलब इससे ज्यादा बुरी जगह तो नहीं हो सकती किसी को प्रपोज करने के लिए। जहाँ की सीट पे भी बैठना नहीं हो पाता, वहाँ अमृत भैया घुटने पर बैठ गए। तो हाँ भाई, यही प्यार है। और वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, या कोई भी बात हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।